शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं जो कि मेरठ से आ रही है। 3 मंजिला मकान गिरने के बड़े हादसे में आपको अपडेट देते हैं। मेरठ में 3 मंजिला मकान गिरने से बड़ा हादसा हुआ है और हादसे में मरने वालों की संख्या 10 पहुंच गई है। मरने वालों में बच्चे, वयस्क और औरतें शामिल हैं। 3 दिन से हो रही बारिश से ये बड़ा हादसा हुआ था। 18 घंटे बीतने के बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मलबे से कई लोगों को अभी तक रेस्क्यू कर दिया गया है। डीएम दीपक मीणा ने ये पूरी जानकारी दी है। तो आपको बता दें कि 18 घंटे बीत गए लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। लगातार बारिश के चलते 3 मंजिला इमारत यहाँ पर ढह गई थी। तो 3 मंजिला मकान के ढहने से ये बड़ा हादसा हुआ था। अभी तक मरने वालों की संख्या 10 पहुंच गई है। मरने वालों में बच्चे, वयस्क और महिलाएं भी शामिल हैं। 3 दिन से बारिश हो रही है जिसके चलते ये हादसा हुआ था। 18 घंटे बीतने के बाद रेस्क्यू जारी है। मलबे से अभी तक कई लोगों का रेस्क्यू कर दिया गया है। ये पूरी जानकारी डीएम दीपक मीणा ने दी है, जो इस पूरी घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और बारीकी से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता मनीष पाराशर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, जिस तरीके से यहाँ पर मौत की खबर है और क्या कुछ अपडेट आ रहा है और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, क्या वहां पर अभी तक कुछ और लोगों के होने की भी आशंका है? देखिए, मैं आपको बिल्कुल बता दूं, ये जो यहाँ कल बिल्डिंग गिरी है, 3 मंजिला मकान था जो पिलर पे खड़ा हुआ था। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 3 दिन से जो भीषण बारिश यहाँ पर हुई है उस कारण ये हादसा हुआ है। जबकि देखा गया कि मकान केवल पिलर पे खड़ा हुआ था और यहाँ पर ये दूध की डेयरी चलती थी जिसमें नीचे भैंसे भी बंधी हुई थी और यहाँ पर रोज जब धुलाई होती थी तो नींव में कहीं ना कहीं पानी मरने का कारण ये मकान गिरना बताया जा रहा है। हालांकि जर्जर स्थिति में ये मकान था, 35 वर्ष पुराना मकान था जिसमें 15 लोगों के दबे होने की सूचना सामने आई थी। जिला प्रशासन ने के तौर पर तमाम कमिश्नर, एसएसपी और डीएम मौके पर पहुंचे और एनडीआरएफ की टीम के साथ यहाँ पर मिलिट्री को भी बुलाना पड़ा। मिलिट्री ने भी यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया है और तंग गलियां होने के कारण यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी परेशानी हो रही है। बारिश की वजह से भी परेशानी हो रही है, या जेसीबी अंदर नहीं पहुंच पा रही, जिस कारण कटर से ही सरियों को काटकर लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर प्रशासनिक तौर पर जो पुष्टि हुई है, 10 लोगों की मौत की अब तक यहाँ पुष्टि हो चुकी है और जो 5 लोग हैं उनको गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मेरठ मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा है। अभी और भी मौत की संख्या, जो आंकड़े हैं वो बढ़ सकते हैं। फिलहाल तो तमाम प्रशासनिक अधिकारी जो डीएम है मौके पर मौजूद है, उनका साफ तौर पर कहना है कि सभी 15 लोगों को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन अभी भी उनका कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी हम जब तक चलाते रहेंगे तब तक ये पूरा मलबा नहीं हटा देंगे और उनको खुद इस बात की तसल्ली नहीं हो जाएगी कि आखिर उसके नीचे कोई और तो लोग यहाँ पर दबे हुए नहीं है। फिलहाल तो देखा जा रहा है कि जिला प्रशासनिक तौर पर यहाँ पर लापरवाही सामने आई, क्योंकि लखनऊ के टीपी नगर में जिस तरह से जो हादसा हुआ था, बिल्डिंग गिरी थी, उसमें भी लोग मरे थे और देखा गया था कि उसमें उसके बाद शासन की तरफ से आदेश जारी हुए थे कि जर्जर मकान, स्कूल या जो भी कुछ है उनको चिन्हित किया जाए और सब पे कार्रवाई की जाए, उनको जो वहां रह रहे लोग हैं उनको बाहर निकाला जाए। लेकिन मेरठ में जिला प्रशासनिक अधिकारियों ने शासन के आदेश को अवहेलना करी है और साफ तौर पर देखा गया यहाँ पर कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की गई जर्जर स्कूलों को लेकर या जर्जर मकानों को लेकर। तो आज ये बड़ा हादसा है जब प्रशासन की साफ तौर पर लापरवाही यहाँ पर सामने आ रही है। मेरठ का नगर निगम तो इस कदर यहाँ पर धूर्त हो चुका है कि कोई भी कार्रवाई नहीं करता। सड़कों पर गंदा पानी भरा रहता है जो मकानों की नींव में मरता है, जिस कारण ये बड़े बड़े हादसे होते हैं और लोगों की जान तक चली जाती है। ये भी महत्वपूर्ण है कि जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर भी यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए कि आखिर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी किस कदर निभाई है। बहुत शुक्रिया मनीष पराशर, तमाम जानकारी के लिए आपका। और इस वक्त बड़ी खबर गोरखपुर से आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। गोरखनाथ मंदिर परिसर में सीएम ने जनता दरबार लगाया है। दूर दूर से आए फरियादियों की समस्याएं सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुनी हैं। समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, एसएसपी मौके पर मौजूद रहे। तो आपको बता दें, ये तस्वीरें जहां भी योगी आदित्यनाथ जाते हैं फरियादियों की समस्याएं सुनते हैं और गोरखपुर से अक्सर इस तरीके की तस्वीरें आती हैं। जब सीएम योगी गोरखपुर में होते हैं तो तमाम जो लोग हैं वो उनसे मिलने ज़रूर आते हैं। दूर दूर से फरियादी आज भी उनसे मिलने पहुंचे। अपनी समस्याएं उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताई और मौके पर ही उन्होंने अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि इन समस्याओं का समाधान किया जाए, क्योंकि उनके साथ मंडल आयुक्त, जिलाधिकारी और एसएसपी मौके पर मौजूद थे। तो योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर का दूसरा दिन है जहां पर उन्होंने जनता दरबार में फरियादियों की समस्याओं को सुना है। योगी आदित्यनाथ से मिलने दूर दूर से लोग आए इस उम्मीद के साथ कि उनकी जो समस्याएं हैं उनको मुख्यमंत्री जरूर दूर करेंगे और यही वजह है कि जब भी वो गोरखपुर जाते हैं तो जनता दरबार जरूर लगाते हैं और वहां के लोगों की फरियाद सुनते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम लोग अपनी फरियाद को लेकर पहुंचे और उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी फरियादें सुनाई हैं, जिसके बाद मौके पर जो अधिकारी मौजूद थे, जिसमें जिलाधिकारी, एसएसपी, मंडलायुक्त, उन तमाम अधिकारियों को यह कहा गया है कि इन समस्याओं का निस्तारण किया जाए। तो योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में है। गोरखपुर मंदिर परिसर में आज उन्होंने जनता दरबार लगाया। जनता दरबार में तमाम जो फरियादी पहुंचे थे, उन्होंने उनकी समस्याओं को सुना और उनकी समस्याओं के निस्तारण के निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दिए। एक और बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता देते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज बड़ी बैठक बुलाई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, योगी आदित्यनाथ ने आज बड़ी बैठक बुलाई है। कानून व्यवस्था को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारी जुड़ेंगे। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आगामी त्योहारों को लेकर भी किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को बनाया जाए, मेंटेन किया जाए, उसको लेकर भी इस बैठक में मंथन होगा। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए आज बड़ी बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलाई है और ये बैठक कानून व्यवस्था को किस तरीके से और बेहतर और सुदृढ़ किया जाए उसको लेकर होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम जो अधिकारी हैं पुलिस और प्रशासन के, वो इस बैठक में शामिल होंगे। अधिक जानकारी लेते हैं। हमारे यूपी हेड प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, आज ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और क्या कुछ इसको लेकर आपके पास जानकारी? देखिए, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में त्योहारों का सीजन है, वरावफात है। कल बात करें तो वरावफात बहुत ही संवेदनशील माना जाता है। कहीं की बात करें खासकर उत्तर प्रदेश में। दूसरा, अगर हम बात करें तो पितृ विसर्जन की शुरुआत हो रही है, विश्वकर्मा पूजा है, तमाम बड़े त्योहार हैं और इसके बाद जो है बैक टू बैक दशहरा है, दीपावली है। इसको लेकर जो उत्तर प्रदेश में जो संवेदनशील जगह है उन जगहों को चिन्हित करके और वहाँ पर किसी तरह का कोई जो सौदा है वो भटक ना पाए और वो किसी तरह की कोई गड़बड़ी जो है वो ना पैदा कर पाए, उस पर पुलिस की निगाह कैसे बनी रहे उसको लेकर मंथन होगा। इसके अलावा उपचुनाव में शांति व्यवस्था बनी रहे उसको लेकर मंथन होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुंभ जो है उत्तर प्रदेश का जो कुंभ है जो लगने वाला है उस पर किस तरह से वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है उत्तर प्रदेश पुलिस दे रही है, उसका क्या चार्ट प्लान है, वो सारी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस हाई लेवल की मीटिंग की बैठक में समझेंगे और ये बैठक उनके आवास पर माफ कीजिएगा जो उनका कार्यालय है 5 कालिदास मार्ग लखनऊ वहां पर होगी और उस बैठक में जितने भी अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे और उत्तर प्रदेश के जितने आईजी, डीआईजी और जो भी बड़े लेवल के पुलिसकर्मी अधिकारी हैं वो सभी लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, एनआईसी के माध्यम से योगी आदित्यनाथ से जुड़ेंगे। शुक्रिया प्रदीप जी, लेकिन अन्य खबरों पर भी आपसे अपडेट लेंगे, इसलिए आप बने रहिएगा। और आगे बढ़ेंगे, लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार होगा। मेरठ से बिहार तक जाएगा गंगा एक्सप्रेसवे। करीब 5 जिलों से गुजरेगा गंगा एक्सप्रेसवे, जिसमें प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया शामिल है। 950 किलोमीटर से ज्यादा लंबा ये एक्सप्रेसवे होगा। एक्सप्रेसवे को लेकर मेरठ से बिहार तक बढ़ाया जाएगा। दूसरे चरण में प्रयागराज से बलिया तक। पहला चरण कुंभ से पहले पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है कि पहले चरण को कुंभ से पहले पूरा कर लिया जाए। तो ये बड़ी सौगात के तौर पर भी देखा जा सकता है और जिस तरीके से तमाम जो जिले हैं वो इसके साथ जुड़ेंगे तो उन लोगों को इससे एक बड़ी सहूलियत जरूर मिलने वाली है। अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे यूपी हेड प्रदीप आनंद श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप जी, जिस तरीके से एक्सप्रेसवे का विस्तार होगा, कितना फायदा और किस तरीके से इसकी रूपरेखा तैयार की गई है? देखिए, किसी भी प्रदेश के विकास के लिए कनेक्टिविटी बहुत जरूरी होती है और उसी क्रम में गंगा एक्सप्रेसवे की अगर बात करें तो ये काफी लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट है केंद्र सरकार का, जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ने एनओसी दिया और उसके बाद यह काम शुरू हुआ। आपको बता दें कि ये के बाद बिहार से उत्तर प्रदेश की दूरी जो है वो एकदम बिल्कुल 9 के बराबर रह जाएगी और बिहार से जो व्यापार उत्तर प्रदेश में होता है, उत्तर प्रदेश का जो व्यापार बिहार में होता है, बहुत ही आसानी और सुगम तरीके से होगा। 5 जिलों को जोड़ते हुए ये बिहार को टच करेगी और निश्चित रूप से ये केंद्र सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का जो मिला हुआ उपक्रम है, ये बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, जो जिले से जो इन सड़कों से सटे हुए गाँव हैं, उन सभी गाँवों में जो है निश्चित रूप से उन्नति होगी, क्योंकि जब कहीं भी जब हाईवे निकलता है, हाईवे पास होता है तो वहाँ मुआवजा भी वितरित किया जाता है।
सड़क के किनारे जो है वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो अपनी दुकानों को खोलते हैं, जी, तो इससे जो है रोजगार के भी साधन बढ़ते हैं। तो बहुत बड़ा फायदा जो है, बहुत बड़ा माइलेज और उस क्षेत्र के सभी लोगों को मिलने जा रहा है इस प्रोजेक्ट से। बिल्कुल ठीक है आपने कि कनेक्टिविटी से बहुत बड़ा फायदा मिलेगा और जिस तरीके से एक्सप्रेसवे को बढ़ाया जाएगा तो जो दूरी है वो भी कम हो जाएगी। प्रदीप जी बने रहेगा, अगली बड़ी खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। लखनऊ से ही एक और बड़ी खबर है, बिजली विभाग में बड़ी कार्रवाई हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भ्रष्टाचार के मामले में ये बड़ी कार्रवाई हुई। 2 मुख्य अभियंता सहित 9 को निलंबित किया गया है। नियम विरुद्ध कार्य करने पर यह कार्रवाई हुई है। नियमों के अनुसार कार्य नहीं हुआ, उसके विरुद्ध काम करने पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। 2 मुख्य अभियंता सहित 9 निलंबित हुए हैं। तो बिजली विभाग में बड़ी कार्रवाई हुई, भ्रष्टाचार के मामले में ये कार्रवाई हुई है। 2 मुख्य अभियंता सहित 9 को निलंबित किया गया है। नियम विरुद्ध कार्य करने पर यह बड़ी कार्रवाई। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमारे यूपी हेड प्रदीप आनंद श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप जी, जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, किस तरीके का भ्रष्टाचार उजागर हुआ था और अब आगे क्या कुछ यहाँ पर जिन लोगों के द्वारा कार्रवाई की गई है उनका कहना है? देखिए, निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ ने हमेशा अपने संबोधन में भी कहा है, उनकी कार्यशैली में दिखता भी है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है। और ऐसी स्थिति में अगर जो अधिकारी हैं नजर आएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये बहुत ही स्पष्ट निर्देश है, बहुत ही स्पष्ट आदेश है और बहुत ही स्पष्ट जो है एक मैसेज है कि अभी भी समय जो है वो है आपके पास अन्य जिलों में, और आप इस तरह से भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ कोई कार्य ना करें। अगर मेरठ प्रकरण की बात करें तो निश्चित रूप से तमाम ऐसे तथ्य सामने आए थे और निरंतर शिकायतें विद्युत विभाग को गई थी जो आम बोलचाल की भाषा में जिसको हम कहते हैं कि घूस ले लेना या फिर मीटर रीडिंग के समय गड़बड़ी कर देना, तमाम छोटी छोटी ऐसी घटनाएं थी जिसको लेकर जो है विद्युत विभाग बोर्ड ने ये इतना बड़ा फैसला लिया है। और ये उत्तर प्रदेश सरकार ने ये एक साथ पूरे स्टाफ को जो है निलंबित किया है, तो अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। और उम्मीद है कि इस कार्रवाई के बाद अन्य जिलों में जो एक्टियन है या फिर जो जेई हैं वो इस तरह के भ्रष्टाचार करने से बचेंगे। बिल्कुल उम्मीद की जा सकती है कि भ्रष्टाचार ऐसे में रुकेगा और इस तरीके की कार्रवाई भ्रष्टाचारियों पर जो हो रही है। प्रदीप आनंद श्रीवास्तव जी, बहुत शुक्रिया तमाम खबरों पर विस्तार से जानकारी के लिए आपका। चले आगे बढ़ेंगे। सिद्धार्थनगर जिले में पुलिस कप्तान और विधायक के बीच संघर्ष जारी है। लगातार 6वें दिन भी गांधी प्रतिमा के सामने विधायक विनय वर्मा का धरना जारी है। विधायक ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक का कहना है कि उनके समर्थकों पर दबाव बनाकर पुलिस सादे कागज पर हस्ताक्षर करा रही है। इसी को लेकर विधायक ने फोन पर जिलाधिकारी से शिकायत की, जिसका वीडियो भी सामने आया है। ये फेवर के लिए लेटर मुझे लिख के व्हाट्सएप करा है लोगों ने, उनके घर मैंने एक आपको अभी मैसेज दिया था, वो सोहरतगढ़ का दिया था। अब दूसरा अभी शशांक दरोगा इंस्पेक्टर डबरुआ, वो जितने सभासद मेरे लिए फेवर के लिए लेटर मुझे लिख के व्हाट्सएप करा है लोगों ने, उनके घर जाके उनको धमका के प्लेन पेपर पे साइन करवा रहा है। सामने फोन कर रहा हूं और मैं इस चीज को मैं सबके सामने बोल रहा हूं और टेप भी करवा रहा हूं। कल ये ना हो मेरी जनता का मेरा नाम बदनाम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बस्ती में बैराजों से छोड़े गए 5 लाख क्यूसेक पानी से सरयू नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। सरयू नदी खतरे के निशान से 7 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जिसको देखते हुए डीएम और पुलिस अधीक्षक ने कटारिया और चांदपुर जैसे संवेदनशील और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट भेजने और सक्रिय रहने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बुलंदशहर में पहाड़ों और मैदानी इलाकों में हो रही लगातार बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ गया है, जिसको देखते हुए एसडीएम डिबाई ने गंगा घाटों का जायजा लेकर अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही घाटों के आसपास लगा रहे दुकानदारों से जगह खाली करने की भी अपील की है। पिछले 4-5 दिन से लगातार बारिश चल रही है, उसके दृष्टिगत गंगा का जलस्तर बढ़ा है। साथ ही आज जैसा हमें जानकारी में आया, ऊपर से 1,80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। तो अगले कल दोपहर 12 बजे तक लगभग 1 से 1.5 फुट पानी की बढ़ोतरी हो जाएगी। इस संबंध में लोगों को सुरक्षित रखने के लिए हम सभी गंगा घाटों पर अनाउंस करवा रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो घाट के पास न जाएं,
दूरी बना के रखें, अपने आप को सुरक्षित रखें। अच्छा, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था वहाँ लगाई गई है सर? सभी घाटों पर रस्से लगाए गए हैं और गोताखोर हमारे रखे गए हैं, साथ ही स्टीमर रखे गए हैं और लोगों को बार बार सचेत किया जा रहा है कि घाट के किनारे से दूर रहें। जैसे रामघाट गंगा किनारे पर कुछ गांव आते हैं, बागर है वहाँ, तो वहाँ पे किस तरह के निर्देश दिए गए ग्रामीणों को? ग्रामीणों को यही निर्देश दिए गए हैं कि कोई गंगा के किनारे ना जाए, ऐसे बारिश मौसम में, और ऊपर से जो पानी बढ़ रहा है उससे सुरक्षित रहें। पूर्व में गाँव में पानी बढ़ जाता है, वहाँ बड़े वो प्रशासन की तरफ से जो है व्यवस्था की जाती है, क्या इस बार व्यवस्था की गई? अभी तक जो हमने देखा है, अभी वहाँ पानी नहीं भरा है और जैसा कि अगले एक दिन में 1 से 1.5 फुट पानी बढ़ने के चांसेज है, लेकिन हमें जो आसपास के लोगों से बात की है और सिंचाई विभाग वालों से बात की है तो इस दौरान इतना पानी नहीं आएगा कि गाँव में बढ़ा जाए। अगर ऐसी स्थिति आती है तो हमारी सुरक्षा व्यवस्थाएं सब तैयार हैं। मुरादाबाद से रामपुर के रास्ते में पड़ने वाली कोसी नदी में जलस्तर बढ़ने से दिल्ली लखनऊ हाईवे पर भी पानी आ गया, जिससे हाईवे पर दोनों ओर जाम लग गया। बाढ़ के पानी से कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, साथ ही कई रास्ते भी बंद हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हमारी कोसी नदी है और ये नदी रामगंगा भी कहते हैं, इसको कोसी नदी भी कहते हैं। ये नदी गिरजिया मंदिर वाली जो नदी है वहाँ से आ रहा था। अच्छा, रामनगर वाली। क्या कारण है जो पानी आया है? पानी का बहाव ज़्यादा था, बारिश तेज़ हुई है 2-3 दिन, उस बहाव की वजह से पानी डाम में ज़्यादा हो गया था, उसकी वजह से पानी आया। क्या स्थिति है अभी की? स्थिति तो नाजुक है। ये रकबा बरवारा खास का रकबा है, गणेश घाट डूबा पड़ा है, भीतखेड़ा, हिरणखेड़ा, रजोड़ा, कन्नरदेव, जयपुर विसाख सब में पानी है, जगरपुरा तक पानी है। कौन कौन सी टीमें तैनात हैं यहाँ पे? यहाँ पुलिस टीम तैनात है और तहसील की टीम यहाँ आ गई है। किस तरीके से कार्य कर रही है ये टीम? बस गणेश घाट और ये नेशनल हाईवे पे और उधर शहरिया साइड में भी टीम लगी हुई है। कैसे यात्रियों को निकलवा रहे हैं, वाहनों को निकलवा रहे हैं? एक एक करके रोक रोक के निकाल रहे हैं, आराम से निकलवा रहे हैं। NH के अधिकारी भी हैं? NH के अधिकारी हैं 20%। यहाँ पे कोसी नदी के बाढ़ का समस्या है, पानी बढ़ने की उम्मीद है। अभी क्या हालात है? अभी तो नॉर्मल चल रहा है ट्रैफिक। हाईवे पे पानी है? हाँ, अभी हाईवे पे पानी है। अच्छा, किस तरीके से यात्रियों को निकाला जा रहा है? बड़े वाहनों को क्या हिदायत दी रही? धीरे धीरे करके निकाल रहे हैं। ट्रैफिक को पुलिस और हाईवे की टीम लगी है। कौन कौन विभाग से, राजस्व विभाग से कोई इस तरीके की रेस्क्यू वगैरह टीम? हाँ, सभी लोग तैनात हैं फिलहाल। अभी कोई इतनी ज़्यादा मतलब बाढ़ की वो नहीं है। क्या उम्मीद है, पानी बढ़ सकता है? बढ़ सकता है, रात तक उम्मीद ये है कि रात तक पानी बढ़ सकता है। लमसम कब से हाईवे पे पानी बढ़ा हुआ है? ये करीब 2-2:30 बजे के करीब पानी बढ़ रहा है रोड पर। रामपुर के शाहबाद से धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया, जहां हापुड़ के पिलखुआ थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला ने बताया कि उसका बेटा सत्यम साल 2005 से गुम हो गया था, लेकिन 2017 में जब उसका बेटा घर पहुंचा तो पता चला कि उसका धर्म परिवर्तन करवा लिया गया है। जिसके बाद महिला ने रामपुर के थाना शाहबाद में धर्मांतरण की FIR दर्ज कराई है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। वहीं मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने महिला का समर्थन कर कार्रवाई की मांग की। जिन लोगों ने भी इस बच्चे का सत्यम का धर्म परिवर्तन कराया है, उन्होंने बहुत ही घिनौना कृत्य किया है। उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए और उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए इसकी। और जिनका वो बेटा है उनको बेटा वापस मिलना चाहिए। हमारी बहन मंजू देवी जी का बेटा है, उनको मिलना चाहिए और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। ये हम प्रशासन से मांग करते हैं। क्या आश्वासन मिला है? प्रशासन ने आश्वासन दिया है, हम कार्रवाई करेंगे। किस पद पर है आप? क्या है, क्या नाम है आपका? मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नगर संघ चालक हूँ। उमेश बाबू रस्तोगी नाम है मेरा। पर पता नहीं पड़ी, गुमशुदी हमने लिखवाए, पुलिस ने बहुत दूर मचाई, कोई नहीं सुराग मिला। कहाँ लिखवाई थी गुमशुदी? तिलकवा लिखवाए थे, उससे कोई सुराग नहीं मिला। अचानक बच्चा 12 साल तक कोई पता नहीं चली। फिर 2017 में बच्चा अचानक घर पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद बच्चा को एडमिशन कराया हमने। बच्चा ने आधार बनवा लिया वहाँ का, सत्यम राय के नाम से। पहले यहाँ ला के उन्होंने धर्म चेंज करवा दिए हैं। धर्म चेंज करवा दे, मुस्लिम परिवार में हैं, धर्म चेंज करवा के उसे रखा गया है। और बच्चे को कोई क्या नाम रखा गया यहाँ पर? समीर खान रखा गया है।
समीर रखा गया उसे। और फिर बच्चा एडमिशन भी करा लिया। एडमिशन कराने के बाद फिर बच्चा को 3 महीने बाद बुला लिया गया। रोज़ डेली फ़ोन आता था, बच्चा परेशान हो गया था। फिर वो माँ हमसे दूर होना चाहा, फिर बहाने बना के एसी के काम की नाम का लड़का है जो दिल्ली में, तो वो कह रहा मेरा दोस्त है, दोस्त के बहाने उसे बुला लिया। बच्चा गुमशुदा हो गया था। 2017 में उसकी बरामदगी हुई थी। इस संबंध में थाना पिलखुआ पर अभियोग भी पंजीकृत था और बरामदगी भी हो गई थी। उसके बाद से ये बच्चा फिर शाहबाद के एक व्यक्ति के संपर्क में था और इनके माताजी का आरोप यह है कि इस व्यक्ति ने, जो शाहबाद निवासी है, इसके प्रभाव में आकर के उसने लालच और इत्यादि दे करके उसका धर्म परिवर्तन करा दिया गया। माता के द्वारा दिए गए आवेदन पत्र के क्रम पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बदायूं के फैजगंज बहेटा थाना क्षेत्र में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का मामला सामने आया, जहां बीएसएनएल के मोबाइल टावर पर एक समुदाय ने भगवा झंडा लगा दिया तो दूसरे समुदाय ने इस्लामिक झंडा, जिसके बाद हिंदू पक्ष के पुलिस को मामले की तहरीर देते हुए मुस्लिम पक्ष पर झंडा फाड़ने का आरोप भी लगाया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों झंडों को उतार दिया। इस्लामिक झंडे को उतारा गया। उतारने के बाद में जो पहले से गत कई वर्षों से भगवा ध्वज लगा हुआ था उसे लगाया गया। और सबसे बड़ी ये रहा कि उस पर इस्लामिक झंडे लगाने वाले ने इतने गलती की है कि पहले जो हमारा भगवा ध्वज लगा हुआ था उसको फाड़ा है और इस्लामिक झंडा लगाया गया। उसके लिए एक तहरीर बना के एसओ फैजगंज मौके पर पहुंच गए थे, उसे उन्हें दे दिया गया। सब हिंदुवादी संगठनों ने मिलकर दिया है और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, यही हमारे हिंदुवादी सब संगठनों की मांग है। कि बीएसएनएल के टावर पर भगवा ध्वज फाड़ करके वहाँ पर इस्लामिक झंडा लगाया गया है। इस संबंध में एसओ फैजगंज बेटा मौके पर गए तो वहाँ पर कोई भगवा ध्वज फाड़ा नहीं गया था। बराफात के पर्व का एक झंडा लगा हुआ था जिसको वहाँ प्रभारी ने उतरवा लिया और अज्ञात के खिलाफ अभियोग पंजीकृत करके आगे कार्रवाई की जा रही है। वहाँ पर वर्तमान में कोई झंडा नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय ध्वज वहाँ पे लगाया गया है और किसी प्रकार की कोई शांति व्यवस्था की समस्या नहीं है। और उत्तर प्रदेश की खबरों के इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहें HNN 24/7। इजाजत दीजिए, नमस्कार।